जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए हम लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में पहले हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2026 के बारे में, जहां पर इस समय पूरा डिफेंस सेक्टर इससे हिला हुआ है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ओवरव्यू देंगे। हालांकि हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आसान शब्दों में आपको पूरा बजट समझाने का प्रयास रहेगा। दोस्तों, भारत का डिफेंस बजट सीधे 7.85 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है, और इसमें से 2.19 लाख करोड़ सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के लिए आवंटित किए गए हैं। तो सवाल पहले ये उठता है कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा, इससे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को क्या मिलेगा, और क्या भारत अब सच में मिलिट्री सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में पहले हम इसी विषय पर बात करेंगे, और इसका हर पॉइंट काफी अहम है। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। दोस्तों, बजट 2026 की अगर हम बात करें तो डिफेंस को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। कुल डिफेंस बजट 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। पिछले वर्ष ये लगभग 6.81 लाख करोड़ रुपए था। यानी स्पष्ट तौर पर 15% की जो बढ़ोतरी है वो हमें देखने को मिली है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक और एग्रेसिव प्लानिंग कर रहा है। आज का डिफेंस बजट सबसे बड़ा है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि 2.19 लाख करोड़ रुपए जो मॉडर्नाइजेशन के लिए आवंटित हुए हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है नए फाइटर जेट्स, एडवांस मिसाइल, ड्रोन और अनमैन एरियल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नए रेडार्स, नेवल शिप और सबमरीन। यानी कि पुरानी तकनीक को इस समय बाहर करने और नई तकनीक को अपनाने के लिए यह बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये बजट सीधे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत डिफेंस मिशन को ताकत देगा। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना को क्या मिलेगा, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। बजट में साफ लिखा है कि 63,000 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट और एरो इंजन के लिए आवंटित किए गए हैं। यानी स्पष्ट है कि भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम जैसे कि तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, एमका डेवलपमेंट, जेट इंजन प्रोग्राम और फोर्स मल्टीप्लायर जैसे कि एवैक्स और रिफ्यूलर हो गए, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए अत्यंत आवश्यक है, इनके लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। वहीं भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी कमजोरी यानी फाइटर स्क्वाड्रन की कमी, इसी बजट से हमें स्क्वाड्रन बढ़ती नजर आएंगी और इंडिजिनस जेट्स को भी रफ्तार मिलेगी। वहीं भारतीय नौसेना के लिए भी 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें नई वॉरशिप, सबमरीन और दूसरे जो सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम है, इनको संलग्न किया गया है। भारतीय नेवी का फोकस अब साफ है कि इंडियन ओशन रीजन में अपना दबदबा बनाना है और चाइना की जो बढ़ती विस्तारवादी नीति है उसको काउंटर करना है। भारतीय थल सेना के लिए और उनकी फ्यूचर वॉरफेयर के लिए भी एडवांस आर्टिलरी गन्स, ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन, एयर डिफेंस सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स पर जोर दिया जाएगा। डीआरडीओ के प्रोजेक्ट को इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, जैसे कि अस्त्र प्रोग्राम हो गया, लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल प्रोग्राम, प्रोजेक्ट कुश हो गया, हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म हो गए। इनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। यानी आने वाला युद्ध सिर्फ सैनिकों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा। इसके लिए तैयारियां लगभग चल रही हैं। वहीं दुनिया को भी इस बजट ने ये संकेत दे दिया है कि भारत अब जो पुरानी नीति है उससे आगे बढ़ करके खुद को तैयार कर रहा है। अब एक बार अगर हम ओवरव्यू की बात कर लें तो कुल रक्षा बजट है 7.85 लाख करोड़। इसमें पिछले साल की तुलना में 15% की बढ़ोतरी हुई है। 2.19 लाख करोड़ रुपए विशेष रूप से आधुनिकीकरण के लिए रखा गया है। मतलब नई तकनीकी, नए हथियार, मशीनरी और आधुनिक सिस्टम खरीदने में इनका प्रयोग किया जाएगा। इनमें से 63,733 करोड़ रुपए जहाज और इंजन के लिए और 25,023 करोड़ रुपए भारतीय नौसेना के बेड़े के लिए दिए गए हैं। बाकी का बजट यानी तकरीबन 5.5 लाख करोड़ रुपए सैनिकों की सैलरी, रोजमर्रा के खर्चे और जो पेंशन इत्यादि पर खर्च होता है उसके लिए आवंटित किए गए हैं। आप इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें अवश्य दें। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसा कि इस बजट को काफी प्रभावी माना जा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? ये भी हमें अवश्य बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है रशिया से। हाल ही में हम सब ने ये सुना कि रूस ने भारत को इंडियन सिस्टम्स के साथ जो SU-57 है उसके लिए मंजूरी दे दी है। और रूस ने यह भी एक्नॉलेज किया कि भारत के साथ जो बातचीत है वो अब टेक्निकल स्टेज पे पहुंच चुकी है, जो कि एडवांस स्टेज माना जाता है। लेकिन इसी बीच इंजन को लेकर एक कश्मकश का दौर जारी है। रूस इस समय अपने फाइटर जेट को पुश तो कर रही है भारत के लिए, और वो एक के बाद एक जो रोचक ऑफर है ये भारत को दे भी रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर भारत के सामने 2-3 नए रास्ते खोल दिए गए हैं।
दरअसल अगर हम यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सीईओ की बात करें, तो इस समय भारत के साथ जो डिस्कशन चल रहा है वो SU-57 की लाइसेंस प्रोडक्शन को लेकर के तो चल ही रहा है, जहाँ पर वो SU-30 MKI की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर इन फाइटर जेट को बनाने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो इंजन है इनको लेकर के भी डिस्कशन शुरू हुआ है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर भारत कभी इस फाइटर जेट की तरफ जाता है तो भारत किस इंजन के साथ जाना चाहेगा। रशियन मीडिया सोर्सेज की बात माने तो रूस ने भारत को दो पावर प्लांट का फिलहाल ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है एक प्रूवन AL-41 सीरीज का इंजन जो इस समय ऑलरेडी SU-57 फैलन में यूज किया जाता है, और दूसरा है नया ऑस्ट्रेलिया 177 इंजन जिसने अभी हाल ही में पहली बार उड़ान भरी है SU-57 के साथ। हालांकि रूस ने काफ़ी लंबे समय तक इस पे काम किया और फाइनली उनका जो सेकेंड स्टेज पावर प्लांट प्रोग्राम है ये हवा में है। और ऐसे में क्योंकि फ्लाइट टेस्ट शुरू हो गए हैं तो कंफर्म किया जा चुका है कि भारत को यहाँ पर दोनों के ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भारत इनमें से कोई भी इंजन लेता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या होंगे। देखिए, रूस के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया 177 का महत्व तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे अरसे से अपने SU-57 के लिए एक उन्नत इंजन तैयार कर रहे हैं जो इनकी मॉडर्न रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, और ये पुराने AL-41F1 को रिप्लेस करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। हालांकि भारत के लिए ये ऑफर अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन माना जा रहा है कि 177 के चांसेस फिलहाल थोड़े कम है, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि 177 अपने टेस्टिंग के अभी अर्ली स्टेज में है और अभी सिर्फ फ्लाइट टेस्ट की शुरुआत हुई है, ये प्रोडक्शन रेडी नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि कोई नियर टर्म इंडक्शन प्लान भी इनका इतना आसान नहीं होने वाला है। रूस की रिपोर्ट की बात माने तकरीबन अभी इस दशक के अंत तक का समय लग जाएगा इसको टेस्ट करने और इसके डेटा को वैलिडेट करने के लिए। ऐसे रशियन नेगोशिएटर जो हैं इस समय जो 177 सीरीज के इंजन है इसको पुश तो कर रहे हैं, लेकिन एक फ्यूचर ऑप्शन के तौर पर। उनका कहना है कि ये एक ड्रॉप इन अपग्रेड के तौर पर भारत के समक्ष रखा गया है, और भारत को फिलहाल ये जो एयरक्राफ्ट है वो हम ज़्यादा प्रूवन और रिलायबल AL-41 के साथ ऑफर कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो अगर जो इमीडिएट प्रपोजल भारत के सामने आया है वो AL-41 के आसपास से रिवॉल्व कर रहा है, और उसमें जो 177 के चांसेस है वो फिलहाल लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इनको प्रूव होने में अभी कई सालों का समय लगेगा। हालांकि आने वाले भविष्य में भारत को एक अपग्रेड के माध्यम से ये दिए जरूर जा सकते हैं, लेकिन तत्काल तौर पर भारत को अगर फैलेंस मिलेंगे तो वो फिर AL-41 के साथ ही मिलेंगे। कोई दूसरा इंजन ऑप्शन तत्काल के तौर पर भारत के समक्ष नहीं रखा गया है। अब ये निर्णय भारत के ऊपर है कि भारत उनके प्रपोजल्स को मानता है या नहीं मानता है। आपको क्या लगता है, भारत को 177S का वेट करना चाहिए या फिर जो इंजन उपलब्ध है उसके साथ अगर भारत इसको लेना चाहता है तो फिर इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए? आप इस पे क्या सोचते हैं? हमें अवश्य बताएं, क्योंकि रूस एक के बाद एक अपने प्रस्ताव को ज़्यादा सघन और ज़्यादा फ्रीक्वेंट करता जा रहा है, और भारत का इंटरेस्ट भी अब कहीं न कहीं हम इसे डिनाय नहीं कर सकते, सामने ज़रूर आया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।